आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख प्रतिचयन की विधियों के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज की यह क्लास प्रतिचयन के विभिन्न प्रकार जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उन पर चर्चा करेगी, जिसके अंतर्गत हम लोग यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरीकृत प्रतिचयन और उद्देश्यानुसार प्रतिचयन की चर्चा करेंगे। ये 3 प्रतिचयन के प्रकार आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, हालांकि होते और भी हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रतिचयन के प्रकार यह जो 3 आपके सामने रखे गए हैं, इन पे चर्चा करने से पूर्व हम प्रतिचयन के प्रकार कौन कौन से मूलभूत रूप से होते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। प्रतिचयन के मूलभूत रूप से 2 प्रकार माने गए हैं। पहला प्रकार माना गया है संभाव्यता प्रतिचयन और दूसरा प्रकार माना गया है असंभाव्यता प्रतिचयन। तो जो संभाव्यता प्रतिचयन होता है, उस संभाव्यता प्रतिचयन में जनसंख्या या समष्टि में से किसी इकाई को प्रतिदर्श के रूप में चयनित करना मानव निर्णय पर निर्भर न होकर संयोग पर निर्भर करता है। अर्थात इस प्रतिचयन में जनसंख्या की सभी इकाइयों के चयन की संभावना समान होती है। इसको हमने कहा संभाव्यता प्रतिचयन। अब समझ लीजिए असंभाव्यता प्रतिचयन क्या है। संभाव्यता प्रतिचयन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फ्रेमिंग, क्रमांकन, उपलब्धता। अतः शोधकर्ता के विवेक, उद्देश्य एवं सुविधा के आधार पर जब समष्टि में से इकाइयों का चयन किया जाता है तो उसे असंभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। अब आपके जो अध्ययन करना है वो आपको करना है यादृच्छिक प्रतिचयन का, स्तरीकृत प्रतिचयन का और उद्देश्यानुसार प्रतिचयन का। यादृच्छिक प्रतिचयन और स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन जो है वो आपका संभाव्यता प्रतिचयन के अंतर्गत आता है और जो उद्देश्यानुसार प्रतिचयन है वो असंभाव्यता प्रतिचयन के अंतर्गत आता है। इसलिए मुझे इस प्रकार को, इस क्लासिफिकेशन को बताने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ी कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें 3 चीजें दी गई हैं। जो 2 चीजें हैं वो संभाव्यता प्रतिचयन से संबंधित है और जो तीसरा उद्देश्यात्मक या उद्देश्यानुसार प्रतिचयन है वो असंभाव्यता प्रतिचयन से संबंधित है। अब हम लोग बिना समय व्यर्थ गंवाए सीधे आ जाते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन पे कि यादृच्छिक प्रतिचयन किसे कहते हैं। देखिए, यादृच्छिक प्रतिचयन के विभिन्न रूप होते हैं। अभी उन रूपों की भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, किस किस तरीके से यादृच्छिक प्रतिचयन के जो रूप हैं। लेकिन जो यादृच्छिक प्रतिचयन है, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। आप लोगों ने इस शब्द को सुना होगा, रैंडम, रैंडम सिलेक्शन, रैंडम। तो यादृच्छिक प्रतिचयन जो व्यक्तिनिष्ठ अभिनति है उसको इस दोष को दूर करने वाली विधि है। यानी क्या है कि इस विधि में जो समष्टि है, समष्टि में से जो प्रतिदर्श हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक समष्टि में 100 इकाइयां हैं, तो जब हम उसमें से 10 इकाइयों का चयन कर रहे हैं तो प्रत्येक इकाई के पास में समान अवसर है कि वो प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित हो सके, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो
यादृच्छिक है, रैंडम है। ऐसा कहा गया कि यादृच्छिक विधि से जब हम इकाइयों का चयन करेंगे तो वो आंकड़ों का सही रूप में प्रतिनिधित्व करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका कोई झुकाव नहीं होगा, वैयक्तिक झुकाव नहीं होगा, वो मानवीय विवेक से प्रभावित नहीं होगा, इसलिए त्रुटि कम होगी। अब हम ये रैंडम सिलेक्शन करते कैसे हैं? अब इस रैंडम सिलेक्शन करने की कई विधियां हैं। आसान से शुरू करते हैं हम आपके सामने, फिर कठिन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे आसान विधि है लॉटरी विधि। यह एक सबसे सरल विधि है। इस विधि में समष्टि की समस्त इकाइयों का नाम कागज पर के विभिन्न टुकड़ों पर लिख लिया जाता है और सबको अलग अलग मोड़ कर खूब मिला दिया जाता है। इसके बाद जितनी संख्या में हमें प्रतिदर्श चाहिए, उन कागज के मुड़े हुए टुकड़ों को ढेर में से निकाल लिया जाता है और निकाले गए कागज के टुकड़ों पे अंकित नाम, जो हमने अंकित किया हुआ होता है, वह प्रतिदर्श होता है। लेकिन जब इकाइयां बहुत अधिक हो समष्टि की, मान लीजिए समष्टि की इकाइयां 10,000 हो, तो ये विधि उपयुक्त नहीं रहेगी। जब समष्टि की इकाइयां कम हो, 100 हो, तो 100 का तो नाम पर्ची पे लिख करके किया जा सकता है लॉटरी विधि द्वारा। ठीक, एक दूसरी विधि भी आप लोग पढ़ेंगे जिसे हम ड्रम चक्र विधि कहेंगे। इस विधि में एक ड्रम या चक्र होता है। ठीक, उस ड्रम या चक्र पे अंक लिखे होते हैं, वो अंक को दिखाने वाली एक सुई भी लगी होती है। जब ड्रम या चक्र घुमाया जाता है और जब वो स्थिर होता है, तो सुई स्थिर होने, जोर से घुमाने के बाद ड्रम चक्र या सुई दोनों में से जो स्थिर होगा और स्थिर होके जहां पे आकर के रुकेगा, जिस अंक के सामने वो सुई होगी, उसका चयन कर लिया जाता है। फिर इसी प्रकार से दूसरे अंक की प्राप्ति के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया सुनने में तो आसान मालूम पड़ती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कठिन है। ठीक है, उस दशा में कठिन है जब हम विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन कर रहे हो। इसके बाद एक आता है संख्या सारणी का प्रयोग। देखिए, ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और इसको आपको समझना भी होगा कि आप संख्या सारणी का प्रयोग किस तरह से करते हैं। संख्या सारणी वही है जो मैंने संख्या आपको भेजी है। ठीक है, एक टेबल मैंने आपको भेजी है, मैं भी खोल लेता हूं उस टेबल को, आप लोग भी खोल लीजिए अपने मोबाइल पे उस संख्या, हाँ, इस संख्या टेबल को आप लोग खोलिए। इस संख्या टेबल में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ये नंबर्स कैम्ब्रिज एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल टेबल से प्राप्त किए गए हैं और इस टेबल से जो हम अपने प्रतिदर्श है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हमें 100 अधिवासों में से 10 मानव अधिवास को इस यादृच्छिक विधि से अध्ययन के लिए चुनना है, तो हम कौन से 10 को चुनेंगे? तो इसके लिए हमने इस टेबल का सहारा लिया। ठीक है, हमें 100 में से 10 का चयन करना है। हमने पहला वाला कॉलम ले लिया। ठीक है, पहला वाला कॉलम देखिए, इसमें देखिए जो कॉलम लिया जा रहा है 20-17 को पूरा एक कॉलम मत समझिएगा। 20 वाला एक अलग रो है, 17 वाली एक अलग रो है, कॉलम है पूरा 20 का एक कॉलम, 17 का एक कॉलम। ठीक है, जो शुरुआत 20 वाला है, ठीक है, इस 20 वाले को आप देखिए, हमने ये मान लिया कि हम शुरुआत से चयन कर लेंगे। हमने इस टेबल में देखा, हमने 10 का चयन करना है, तो हम
प्रथम दो स्तंभों का यहां पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्रथम दो स्तंभों में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 20, 74, 94, 22, 92 ये 5 हो गए, फिर 45, 44, 16, 4 और 32 ये 10 हो गए। इन 10 का हमने चयन कर लिया। आप चाहें तो प्रथम दो स्तंभों के स्थान पे किसी और जो स्तंभ दिए गए हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रथम दो के बाद में आप उसके बाद वाले का देख लीजिए, तो आ जाएगा तो 17, 49, 70, 15, 29, 4, 91, 23, 50, 70। इसी तरीके से आप इस रैंडम सैंपलिंग नंबर्स की जो टेबल है इसमें से आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और 100 में से इसी तरीके से आप 10 का चयन कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये तो बात हो गई 100 की। अब आपकी जनसंख्या 1000 है। अब 1000 में से आपको 100 का चयन करना है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब हम प्रथम 3 स्तंभों का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, प्रथम 3 स्तंभों का इस्तेमाल करेंगे तो पहला हो जाएगा हमारा 201, फिर हो जाएगा 744, फिर 947, फिर 221, फिर 922, फिर 450, फिर 449, फिर 162, फिर 045, फिर 327। इस तरीके से इकाइयों का चयन हो जाएगा। आप किसी भी स्तंभ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग करने की विधि क्या होगी जो मैं बता रहा हूं उसी विधि से आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपके पास, अब हमने अभी तक 2 स्थितियों को देखा। ठीक है, किन 2 स्थितियों को देखा? पहली स्थिति थी कि आपने 100 में से चयन किया, दूसरी स्थिति में आपने से आपकी जो समष्टि थी वो 1000 थी। अब उसके बाद हमारी, आप मान लीजिए हमारी समष्टि क्या है? हमारी समष्टि 3000 है। ठीक है, अब हमें 3000 में से तथ्यों को चयन करना है। ये एक दूसरी स्थिति है। तो जब हम इस स्थिति में हैं तो हमें अब 3 के स्थान पर 4 स्तंभों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 4 स्तंभों का प्रयोग करेंगे, देखिए पहली संख्या हमारी क्या आएगी? 2017, इसको हम ले लेंगे। लेकिन जब हम दूसरी संख्या पे जाएंगे तो वो 7449 है, यानी कि 3000 से ज्यादा है, उसको हम छोड़ देंगे। फिर 9470 है, उसको फिर छोड़ देंगे क्योंकि वो 3000 से ज्यादा है। फिर 2215 है, उसको फिर अध्ययन में सम्मिलित कर लेंगे क्योंकि वो 3000 से कम है। इस प्रकार से, यानी कि जो ज्यादा होंगी उनको हम छोड़ दे के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम 100 इकाइयों का चयन कर लेंगे और ये सभी इकाइयां नामांकित हैं, तो अच्छी तरह से हमें भी पता लग जाएगा कि हम समष्टि में से किन किन इकाइयों का चयन करें। तो ये तो हो गया संख्या सारणी का प्रयोग। अब देखिए कुछ इसके वैकल्पिक स्वरूप हैं। इनके वैकल्पिक स्वरूप विशेषता भूगोल में विकसित किए गए। उन वैकल्पिक स्वरूप को हम, जैसे कि ये जो हमारा यादृच्छिक प्रतिचयन है वो बिंदुओं से संबंधित हो सकता है कि मानव अधिवास बिंदुओं द्वारा दिखाया जा रहा है। रेखाओं से संबंधित हो सकता है, अक्षांश देशांतर रेखाओं से, क्षेत्र से भी संबंधित हो सकता है। अब आप देखिए, आपको एक चित्र दिया गया है। ठीक है, इस चित्र में ये आप मान लीजिए कि ये जो चित्र है, इस चित्र में किसी स्थान का मानचित्र लेकर के वहां के विवरण को बिंदुओं द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, कोई मानवीय अधिवास का ही आप विवरण मान लीजिए, इनको आपने बिंदुओं द्वारा दिखाया है। नीचे आपने एक ग्रिड बनाया है और उस ग्रिड को उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया है। उस ग्रिड की में जो OX अक्ष है, OX अक्ष पे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 संख्याएं अंकित हैं और जो OY है उस पे 45, 46, 47, 48, 55 तक संख्याएं अंकित हैं और ये एक जाल बिछा हुआ है। अब इसमें से हमें बिंदुओं को, मतलब सैंपल को सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए,
आपकी अपनी टेबल को सामने रखेंगे, जो x वैल्यू है, ठीक है, x वैल्यू आगे है, y वैल्यू इसके पीछे है, यानी कि जो x वैल्यू है, मैं पहले स्तंभ से आपको शुरुआत कर रहा हूं, यानी कि 20-17 वाली जो लाइन है आप उसमें देखिए, जो 20-17 में 20 क्या है, वो x वैल्यू है, जो 17 है वो हमारी क्या है, y वैल्यू है। अब हमें ये हमारे पास मान लीजिए एक क्षेत्र है जिसमें कि हमें सैंपल सेलेक्ट करना है, और इसको हम इस टेबल की सहायता से सेलेक्ट करते हैं। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप लोग देख रहे हैं 38-61, जहां पे मैंने ब्लू पेन से गोला बनाया है, उसके ऊपर वाली लाइन में आइए, वहां पे देखिए कि हम मान लीजिए हम उस पे आए, ठीक है, हमने वहां से ये वैल्यूज, मतलब इसमें जो ग्रिड पे वैल्यू दी गई हैं उनके आधार पे हमने सैंपल को सेलेक्ट करना चाहा, तो हमें पहली वैल्यू मिली 38-61। 38-61 में जो पहला है 38 दिखाएगा x को और 61 दिखाएगा y को। अब देखिए x की जो मिनिमम वैल्यू 25 है, मैक्सिमम वैल्यू 35 है, यानी कि 38-61 हमारे प्रतिदर्श में सम्मिलित नहीं हो सकता। फिर देखिए 53-70 है, 53-70 में भी जो x की वैल्यू है वो 53 है, तो x की वैल्यू हमारी 35 तक ही होनी चाहिए। फिर हमारी वैल्यू है 29-65, तो देखिए हमारी वैल्यू 29 तो इसमें है, x की वैल्यू 29 इसमें है, लेकिन अब y की वैल्यू 65, y की वैल्यू 65 नहीं है, y हमारा 55 तक ही है, इसलिए इसको भी हम नहीं सम्मिलित करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए 32-54 पे, देखिए 32, 25 और 35 के बीच में पड़ता है 32, ठीक है, और जो 54 है वो 45 और 55 के बीच में पड़ता है, यानी कि ये हमारे लिए एक प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित हो सकता है। उसको हम देखते हैं कहां पे है, तो जहां पे 32 वाली लाइन खींची है हम ऊपर बढ़ते हैं, और 32 और 54 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस बिंदु की वैल्यू हो गई 32-54, उसको हमने प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित कर लिया। इसीलिए इसी प्रकार से हम क्षेत्र के आधार पे इस तरीके से हम प्रतिचयन भूगोल में करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया जिसमें कि हम अधिवासों को यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से मानव अधिवासों को किस प्रकार से चुन सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इसी तरीके के मानचित्र की रचना करके उनमें उन तथ्यों को बिंदुओं द्वारा दिखा करके हम इस तरीके का अध्ययन करते हैं। अब आ जाइए, इन दोनों चित्रों का कार्य यहां पे पूर्ण हो जाता है। अब आपका अगला प्रतिचयन है वो है स्तरित प्रतिचयन, ठीक है, या स्तरीकृत प्रतिचयन। अब स्तरीकृत प्रतिचयन क्या है, देखिए स्तरीकृत प्रतिचयन को अगर आपको समझना है तो मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि जो हमारा प्रतिदर्श होता है वो हमारा प्रतिदर्श प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि किसका होता है, उसका प्रतिनिधि होता है जो समष्टि होती है, उस समष्टि का हमारे उसको प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि कोई चीज कब होगी, प्रतिनिधि कोई चीज तब होगी कि जब उसके संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करें। इस संबंध में जैसे कि हम किसी श्रमिक पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो श्रमिक सामान्यता स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, ठीक है। अगर हम रैंडम सिलेक्शन सिर्फ श्रमिक के ही आधार पे करें तो क्या यह उपयुक्त होगा, यह उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। दूसरी चीज, जो श्रमिक होते हैं वो कुशल भी होते हैं अकुशल भी होते हैं, यानी कि ये जो श्रमिक की जनसंख्या है, इस श्रमिक की जनसंख्या में ये स्तरीकरण है, विभिन्न स्तरों का निर्माण करके हम उसी अनुपात में प्रतिदर्श का चयन करते हैं। इस तरह से समझिए कि स्तरित प्रतिचयन विधि में सर्वप्रथम संबंधित क्षेत्र को या समष्टि को कुछ समूहों या स्तरों में बांट लिया जाता है, फिर प्रत्येक समूह या स्तर से हम रैंडमली यादृच्छिक रूप से तथ्यों को चुना जाता है। इसी को कहा गया है स्तरित प्रतिचयन विधि। हमने श्रमिक का उदाहरण दिया, श्रमिक बटा स्त्री पुरुष में,
ठीक, और फिर किसमें बटा? कुशल और अकुशल में, यानी कि स्त्री कुशल श्रमिक, स्त्री अकुशल श्रमिक। ठीक, फिर पुरुष कुशल श्रमिक और पुरुष अकुशल श्रमिक। तो जब हम श्रमिक कहेंगे और हम जब श्रमिकों पे कोई अध्ययन करना होगा तो हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि ये जो श्रमिक वर्ग है ये स्त्री और पुरुष में बटा हुआ है, कुशल और अकुशल में बटा हुआ है। यानी कि हर स्त्री कुशल श्रमिक भी हो सकती है और हर स्त्री अकुशल श्रमिक भी है, हर पुरुष कुशल श्रमिक भी है और हर पुरुष अकुशल श्रमिक भी है। और हमारा जो प्रतिदर्श है वो प्रतिनिधित्व तभी करेगा जब हम प्रत्येक स्तर में से उसी अनुपात में जनसंख्या का चयन करें, प्रतिदर्श का चयन करें जिसमें वहां पे हमारी समष्टि में मौजूद है। तभी हमारा जो प्रतिदर्श होगा वह उचित रूप में, पर्याप्त रूप में हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसको कहा गया स्तरित प्रतिचयन। अब स्तरित प्रतिचयन के बाद में जो हमारा आखिरी प्रकार है वो है हमारा उद्देश्यानुसार प्रतिदर्श का। देखिए, जब हम स्वयोजना या स्व उद्देश्य के अनुसार जनसंख्या से इकाइयों का चयन करते हैं, यानी कि शोधकर्ता अपने उद्देश्यों के आधार पर प्रतिदर्श को चयनित करता है तो उसे उद्देश्यानुसार प्रतिदर्श की संज्ञा दी जाती है। इस संदर्भ में कर्लिंगर की एक परिभाषा है, उसको सुन लीजिए कि उद्देश्यानुसार प्रतिचयन वह असंभाव्यता प्रतिचयन है जिसमें निर्णय तथा सुविचारित प्रयास के अनुसार अनुमानित पूर्ण रूपीय क्षेत्रों या समूहों को प्रतिदर्श में सम्मिलित कर प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में बहुधा की विभिन्न शाखाओं में बहुधा इस प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। आप लोगों ने देखा कि रैंडम सेलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए फ्रेमिंग करना, लेकिन उसके विपरीत यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। हम अपने उद्देश्य के अनुसार किसी को भी प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। सरल और लचीलेपन होने के साथ साथ यह जो विधि है, यह विधि पक्षपात पूर्ण भी हो जाती है। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां भी आ जाती हैं। क्यों अशुद्धियां आ जाती हैं? क्योंकि प्रायः अगर सावधानी पूर्वक यह चयन नहीं किया गया है तो इस प्रतिचयन में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व का गुण नहीं होता। अतः इस प्रकार का जो प्रतिचयन है उसमें विश्वसनीयता और वैधता की कमी होती है। लेकिन विभिन्न प्रकार की समस्याएं ऐसी होती हैं कि जब हम रैंडम सिलेक्शन नहीं कर सकते या जिसको हमने प्रतिदर्श के रूप में रैंडम शामिल किया है, हमें उससे प्रॉपर रूप से रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम उद्देश्यानुसार प्रतिचयन करते हैं। ऐसी एक समस्या जैसे कि बता दूं आप लोगों को, जैसे कि आप अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन, ऐसे माइग्रेशन जिसका कोई दस्तावेज ना हो, ठीक है, उस पे आप अध्ययन करने के लिए जाएं। अध्ययन किया गया है, ऐसा बंगाल में किया गया है। तो आप जिसे रैंडमली सेलेक्ट करेंगे एज ए सैंपल, क्या वहां से आपको रेस्पॉन्स मिल जाए, क्या यह जरूरी है? यानी कि आपकी समस्या का अपना स्वभाव देखिए। समस्या संवेदनशील हो गई तो वहां पे रैंडम सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वहां पे आपको उद्देश्यात्मक की ओर जाना पड़ेगा। समझिए कि उद्देश्यात्मक का आप प्रयोग किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? जब आपकी समस्या संवेदनशील हो। तो उस दशा में शोधकर्ता ने क्या किया कि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन के पैटर्न को जानने के लिए उसने विभिन्न वर्गों से, जो विभिन्न व्यवसाय के वर्ग हैं, उसमें कुछ डॉक्टर शामिल थे, कुछ ऑफिसर्स शामिल थे, कुछ प्रोफेसर शामिल थे, उनमें से सेलेक्ट किया कि हम इनमें से सैंपल अपना ले लेंगे इस संख्या में। इस प्रकार से उसने अपना अध्ययन किया।
अध्ययन तो मतलब लेकिन अगर उसके अध्ययन के इस पे विचार किया जाए तो चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लचीलापन तो है, लेकिन उसके प्राप्त निष्कर्षों को आप पूर्णतः लागू नहीं कर सकते समष्टि पे। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति जब अध्ययन करे तो उसके निष्कर्ष कुछ और निकले। तो ये बात समझने की है कि सामान्यतः जब हम अध्ययन को वैज्ञानिक रखते हैं तो हम रैंडम सैंपलिंग का ही सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन रैंडम सैंपलिंग को करने का भी, रैंडमली इकाइयों को सेलेक्ट करने का भी एक तरीका है, वो है संख्या सारणी का प्रयोग करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रम और लॉटरी, जैसा कि आपको मैंने उससे पहले बताया, वो सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करेंगे, व्यावहारिक रूप से आप करेंगे, तो उसमें भी कठिनाइयां सामने आती हैं। इस प्रकार ये आपके सैंपलिंग के प्रतिचयन के कुछ प्रकार थे जो मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको इसमें से कोई ना समझ में आया हो या आपके जहन में कोई प्रश्न हो इस संबंध में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अमृता कुमारी, अनुराधा, विनीता शर्मा, आपने उसको खोल के रखा है जो आपकी संख्या सारणी है? संख्या सारणी आपके सामने है। दे, देखिए, आ, एक मिनट, एक मिनट। जैसे कि 100 में से आपको 10 को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले वाला जो स्तंभ है 2017 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको आप देख रही हैं? उसके आप पहले अंक को ले लीजिए, 20 को, ठीक है? और वहां से 100 से कम जितनी भी संख्याएं हैं क्रमशः उनको आप ले लीजिए, जैसे 20, 74, 94, 22, 92, ठीक है, 45, 44, 16, 04 और 32, ठीक है? इसी तरीके से आप किसी भी स्तंभ का प्रयोग करके 10 संख्याएं चयनित कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया जब आपकी समष्टि क्या थी? 100 थी, ठीक है? अब आपकी समष्टि कितनी हो गई? 1000 हो गई, ठीक है? तो आप प्रथम 3, ठीक है, प्रथम 3 को आप ले लीजिए, जैसे कि 201, 744, 947, 221, 922, ठीक है? यानी कि इसमें से आप जितनी आपको प्रतिदर्श चुनने हैं वो इसी तरीके से आप किसी भी स्तंभ में देख सकते हैं। तो आपको 1000 की अगर समष्टि है तो आपको लगातार इस तरह से मिलते जाएंगे, ठीक है? आप उनको चयनित कर लीजिए। अगर आपकी संख्या 3000 है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? तब आप 4 को एक साथ लेंगे, जैसे कि पहला 2017 है, 2017 3000 से कम है, तो यह आपका प्रतिदर्श हो सकता है, ठीक है? उसके बाद में जो संख्याएं हैं 74, 49 और 94, 70, ये 3000 से बड़ी हैं, इसलिए ये आपका प्रतिदर्श नहीं हो सकती। फिर 22, 15, फिर 22, 15 आपकी प्रतिदर्श हो सकती है। इसी तरीके से आप उन सभी संख्याओं को चयन कर लेंगे जिनका 3000 से नीचे जिनका मान होगा। इस तरीके से आप इस संख्या सारणी का प्रयोग करते हैं। हाँ, कहीं से भी आप ले सकते हैं। हाँ, कहीं किसी भी स्तंभ से आप ले सकते हैं, ठीक। सीबी, दिलीप प्रसाद, हरिकांत,
खुशबू, कृपा, कृष्ण कुमार, मधु पांडे, मनीषा कुमारी, पूजा कुमारी, पूजा पांडे, पूनम कुमारी, रोशन कुमार, हाँ देखिए ये एक ग्रिड बनाया गया है, ठीक है, उसके नीचे एक मैप है, उस मैप में जो तथ्य है वो बिंदुओं के रूप में अंकित है, ठीक है, डॉट के रूप में वहां पे आप मान लीजिए कि ह्यूमन सेटलमेंट को दिखा रहे हैं, उसके ऊपर एक ग्रिड बनाया गया है जिस ग्रिड के एक्स अक्ष का विस्तार 25 से 35 तक है और वाई अक्ष का विस्तार 45 से 55 तक है। ग्रिड मतलब कि जाल, उस जाल को उसके ऊपर ओवरलैप किया गया है। अब आपको इसमें से चयन करना है, मतलब कि इसमें से प्रतिदर्श आपको लेना है। तो जो हमारी वैल्यू हम जब इसके लिए जब संख्या सारणी का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी एक्स अक्ष की जो वैल्यू है वो पहले होगी और y उसके बाद में होगी। जैसे कि हम बिंदु देखेंगे तो 25 एक्स अक्ष का 25 पहले होगा और 45 बाद में होगा, यानी कि हमारा जो विस्तार होगा संख्याओं को देखने का वो 25-45 से लेकर के 35-55 तक होगा, यानी कि 25-45 से लेकर के 35-55 तक की सभी संख्याएं हमारे लिए प्रतिदर्श हो सकती हैं। अब इसी क्रम में हमने जब संख्या सारणी का प्रयोग किया तो जहां पे मैंने मार्क किया है उस वाली लाइन में देखिए, उस लाइन में सबसे पहले वैल्यू आती है 32-54 की, उससे ऊपर जितनी भी वैल्यू आ रही हैं वो हमारी इस रेंज में सम्मिलित नहीं है। पहली वैल्यू आई 32-54 की, तो हम इसमें गए 32 और 54 दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा प्रतिदर्श हो गया। इसी तरीके से जो जो चीजें इस रेंज में जो जो क्रमशः जो जो वैल्यूज इस क्रम में आती जाएंगी उनको हम प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित करते जाएंगे। अब आपको जितने प्रतिदर्श लेने हैं उतनों उनको आप क्रमशः देखते जाइए, आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी जो आपकी रेंज को के अंदर होंगी। ठीक है, आ गया ठीक। रोशनी कुमारी, ठीक, रोशनी कुमारी, स्वीटी कुमारी, ठीक है। आज के इस व्याख्यान को हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, यहीं पे स्थगित करते हैं। कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम भैया।